अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुष्य आपके साथ है अपने आज के व्लॉग में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, मेरी वीडियोस को देखते रहें, उन्हें लाइक करते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बड़ी मशीन रोज़ाना 200 नोट छापती। इसका मतलब था रोज़ाना 2.5 लाख रुपए और महीने में 75 लाख रुपए। फिर वो चौंका। असूलन तो मशीन को हर 15 मिनट के हिसाब से सारे दिन में 96 नोट छापने चाहिए। दरअसल मशीन सिर्फ 10 घंटे रोज़ चल सकती है। इसके बाद इसे रोकना ज़रूरी होता है, वरना ये जल्द ख़राब हो जाएगी। ख़ास तौर से नोट छापने वाली प्लेटें बड़ी नाजुक होती हैं। ज़्यादा इस्तेमाल से उन्हें नुकसान होगा और ये ख़राब हो गई तो दोबारा नहीं मिलेंगी। इसकी वजह से नोट बिल्कुल असली छपते हैं। बेशक तुम इन्हें बैंक में चला कर देख सकते हो। मैं देख चुका हूँ, कोजेक ने एतराफ़ किया। बैंक वालों ने कोई एतराज़ नहीं किया था। नाजो मुस्कुराने लगी। कर भी नहीं सकते थे। बड़ी मशीन किसके पास है? कोजेक ने उसको पकड़ा। ये मैं नहीं बताऊंगी जब तक तुम ये मशीन मुझे नहीं दोगे। इसे भूल जाओ, कोजेक ने कहा। मैं तुम्हें 2 लाख रुपए लूँगा। मैं 3 लाख से 1 पैसा कम नहीं लूँगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो। कोजेक सफाकी से मुस्कुराया। बड़ी भी तुम मुझे जानती नहीं हो। तुम भी मुझे नहीं जानते। कोई हरबा इस्तेमाल करके देख लो। मैं ऐसे ही जाली नोट नहीं छाप रही थी, नाजो ने कतई लहजे में कहा। तो कोजेक सोच में पड़ गया था। फिर उस पर लालच गालिब आ गया। ओके, पहले बड़ी मशीन की बात करो। नाजो तंजिया अंदाज से मुस्कुराई। मैं एक कमज़ोर औरत हूँ। बाद में तुम्हें किसी तरह भी मजबूर नहीं कर सकती कि मुझे 3 लाख रुपए दो। पहले रकम दो, फिर मैं तुम्हें उस शख्स के पास लेकर जाऊंगी। हंसी बहस के बाद तय पाया कि अभी कोजेक उसे 1.5 लाख रुपए देगा और बाकी रकम इस वक्त जब वो मशीन हासिल कर लेगा। नाजो ने उसे खबरदार किया, जिसके पास मशीन है वो किसी यहूदी की औलाद है। 10 लाख रुपए देखे बगैर मशीन देखने भी नहीं देगा। अगर तुम्हारे पास 10 लाख रुपए हैं तो चलो उसके पास। कोजेक उसके चैलेंज में आ गया। उसने हुर्रा कर कहा, मैं उस्ताद जैक हूँ, इतने रुपए तो मेरी जेब में पड़े रहते हैं, चलो। नाजो ने पहले उसे 1.5 लाख रुपए नकद वसूल किए और फिर उसे लेकर पुराने शहर के एक ऐसे इलाके में आई जहाँ गोदाम वगैरह थे। नाजो उसे खंडर से गोदाम में ले गई, जहाँ एक कवी उल जुस्सा पठान ने उसका इस्तकबाल किया। हो, क्या बात है, ये तुम किससे ले आया है? इसने अपनी पेटी में बंदे पिस्तौल पर हाथ रखा। खान साहब, ये मशीन के वास्ते आए हैं। नाजो जल्दी से बोली। मशीन? हमने तुमको मशीन के बारे में बताया, तुमने इस गंजे को बता दिया। हम तुमको गोली मार देता अगर तुम औरत ना होता, खान भाई ने नाराज़ होकर कहा। कोजेक खान भाई के जरहाना रवैये से घबरा गया। खान साहब, मैं मशीन ख़रीदने आया हूँ, पैसे भी साथ लाया हूँ। तुम पैसे लाया है? खान भाई ने उसे गौर से देखा। हमने मशीन की कीमत 10 लाख रुपया लगाया है। 10 रुपया नहीं, मैं 10 लाख रुपए लाया हूँ। कोजेक झल्लाया। दिखाओ, खान भाई ने मुतालबा किया तो कोजेक ने झल्ला कर ब्रीफकेस उसके सामने खोल दिया। खान भाई ने गड्डी उठाकर उसका मुआयना किया। नोट तो ठीक ही लगता है। नोट छापने का मशीन आपके पास है? कोजेक ने तंज किया। हमने इसे भी दिया था छोटा मशीन, तो हमारा जूता लाकर हमारे सर पर मार सकता है। खान भाई ने सारी गड्डियों का मुआयना किया और बोला, आओ हम तुमको मशीन दिखाता है। उसने गोदाम के अंदर ले जाकर एक कोने में रखी साफ़ सुथरी प्रेस मशीन दिखाई। ये पिछली मशीन से साइज़ में ज़रा बड़ी थी। ये 3 मिनट में 1 नोट देता है। खान भाई ने उसे चलाकर दिखाया। 15 मिनट में मशीन से 5 करारे नोट निकलते देखकर कोजेक को शादी मर्ग होते होते रह गया था। खान भाई ने कहा, हम कभी ये मशीन ना देता, मगर अब मुल्क में नहीं रह सकता है। हमारा दुश्मन कुत्ते की तरह हमारी बू सूंघता फिर रहा है। हमको बाहर जाने के वास्ते पैसा चाहिए। खान साहब, मैं मशीन ख़रीद रहा हूँ। ज़रूर ख़रीदो, मगर पैसा देकर। खान भाई ने सर हिलाया। कोजेक ने उसे ब्रीफकेस दे दिया। उसने एक बार फिर खोलकर चेक किया और बोला, अब तुम शाम तक मशीन उठा लो, वरना हमारा जिम्मेदारी नहीं होगा। मैं अभी ले जाता हूँ, कोजेक ने कहा और मोबाइल निकाल कर किसी को इधर का पता समझाकर बड़ी गाड़ी लाने का हुक्म दिया। अच्छा, अब हम चलता है। बीबी ज़रा इस तरफ आना, खान भाई ने कहा और नाजो को गोदाम के एक तरफ ले गया। कोजेक ने तवज्जो नहीं दी। वो मशीन पर हाथ फेरते हुए ख्वाबों में गालिबन लाखों के नोट छाप रहा था। जब तक उसे एहसास होता, मैं और नाजो फरार हो चुके थे। जी हाँ, लहीम शहीम खान भाई मैं ही था। चेंज, मोटे तले वाले जूते और भारी भरकम लिबास में मैं एक रवायती पठान नज़र आ रहा था।
घनी मूंछों और गाल पर मोटे से तिल की वजह से मेरा हुलिया इतना बदल गया था कि कोजेक का बाप भी मुझे नहीं पहचान सकता था। मैं और नाजो एक खुश गटर लाइन से फरार हुए थे जो ज़रा आगे जाकर एक दूसरे मतरोक गोदाम में खुलती थी। रास्ते में मैंने अपने भारी भरकम लिबास और दीगर चीज़ों से निजात हासिल कर ली। नाजो ने मास्क मेकअप उतार फेंका और गटर लाइन से निकलती लिबास भी तब्दील कर लिया। हम अगबी दीवार से फांद कर सड़क पर आए और 1 मिनट बाद टैक्सी में जा रहे थे। मैंने ड्राइवर को सफारी पार्क चलने को कहा। नाजो बेहद खुश थी। मेरे ऊपर ज़ोर देकर वो बोली, मज़ा आ गया, कितनी आसानी से बेवकूफ़ बन गया ये अहमक। लालच आदमी की मत मार देती है, मैंने फ़लसफ़ियाना अंदाज में कहा। ज़रा पीछे होकर बैठो, ड्राइवर आईने में देख रहा है। नाजो पर कोई असर नहीं हुआ बल्कि उसने ड्राइवर को डांट दिया। पीछे क्या देख रहे हो, सामने देखो, क्या कहीं गाड़ी मारनी है। ड्राइवर बेचारा बौखला कर सीधा हो गया। नाजो ने मेरा मुंह चूम लिया। जलील, यू आर ग्रेट। पागल हो, मैंने मुंह साफ़ किया कि हदूद के तहत अंदर होने का ख्याल है। जलील, ऐसा करो, मेरे साथ चलो, इतनी रकमें हैं, हम किसी और मुल्क जाकर आराम से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। उसने मेरा बाजू थामा। मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकता। मैंने आराम से बाजू छुड़ा लिया। शन्नों की वजह से, उसने तंज किया। जलील, क्या मैं उससे ज़्यादा हसीन और ज़हीन नहीं हूँ? तुम्हें मुझ जैसी औरत की ज़रूरत है। शन्नों के साथ तुम्हारा गुजारा नहीं होगा। तुम इस बारे में राय देने से गुरेज करो तो मेहरबानी होगी। मैं जानता हूँ शन्नों के साथ मेरा गुजारा होगा या नहीं। नाजो का मूड बिगड़ गया था। मैंने कहा, नाजो, हम अच्छे दोस्त हैं और सारी उम्र दोस्त रहेंगे, मगर मोहब्बत मुझे शन्नों से ही है। तुम मूड मत ख़राब करो। बाहर जाकर तुम्हें भी कोई ना कोई अच्छा हमसफ़र मिल ही जाएगा। बशर्त ये है कि तुम शराफत से ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला कर लो। वो कहका मार कर हंसी। शराफत की ज़िंदगी? अपने बारे में क्या ख्याल है? तुम दुरुस्त कहती हो, मैंने सर दावरी। यह हेरा फेरी का मर्ज़ साथ नहीं छोड़ता है। सफारी पार्क के सामने टैक्सी रुकवाकर हम बाहर आ गए। इस वक्त वहाँ ज़्यादा लोग नहीं थे। हम अंदर एक वीरान से हिस्से में आए। मैंने बैग हवा में उछाल। याहू, हम लखपति बन गए। हम नहीं, मैं। नाजो ने इत्मीनान से वो पिस्तौल निकाल लिया जो मैंने खान भाई के कॉस्ट्यूम में लगा रखा था। मुझे नहीं मालूम कि उसने कब ये पिस्तौल निकाल लिया था। जलील, बैग मेरे हवाले कर दो। मैं दम बखुद रह गया था। खासी देर तक मुझसे कुछ बोला ही नहीं गया। फिर मेरे मुंह से ऐसी आवाज़ निकली जो गालिबन खंजर खाकर सीज़र के मुंह से निकली थी। नाजो, तुम भी? मैंने सदमे से कहा। हाँ, मैं क्यों नहीं। सारी दुनिया इसी दौलत के लिए हर बुरा काम करती है, तो तुम मुझसे क्यों तवक्को करते हो? उसने तल्खी से कहा। मुझे इस रकम की ज़्यादा ज़रूरत है। तुम्हें शायद शन्नों की मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं चाहिए। नाजो, हम इतने अरसे से एक साथ रहे हैं, मैंने संजीदगी से कहा। तुमने इसका ख्याल भी नहीं किया। तुम ये रकम मुझसे मांग कर तो देखती और तुम दे देते। वो तंज़िया अंदाज में बोली। जलील, बैग दे दो। मैंने एक नज़र बैग को देखा जिसमें 10 लाख रुपए थे। ये इतनी रकम थी कि मेरा मुस्तकबिल बन जाता। मैं कोई काम कर सकता था, शन्नो मेरी हो जाती। दूसरी तरफ नाजो थी जिस पर मैं एतमाद करता था, और उसने मेरे एतमाद को कत्ल कर दिया था। मैंने बैग उसकी तरफ उछाल दिया। उसने बैग कैच किया और मुस्कुराई। शाबाश जलील, माफ़ करना, मुझे पुराने ताल्लुक़ का ख्याल है। मुझे मालूम है तुमने अभी 1 लाख जिम्मी के देने हैं और तुम्हारा कुछ अपना ख़र्चा भी हुआ है। इस लिफाफे में 1.5 लाख रुपए हैं। उसने अपने पर्स से लिफाफा निकाल कर मेरी तरफ उछाल दिया। मैंने उसे पकड़ा और बोला, मैं इसके लिए तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। तंज़ कर रहे हो? खैर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जलील, अब हमारी कभी मुलाकात नहीं होगी। मुमकिन है, और ये भी मुमकिन है कि हो ही जाए। मैं अब इस मुल्क में नहीं रहूँगी, वो बोली। जलील, मेरे पीछे मत आना वरना मैं लिहाज नहीं करूँगी। मैं नहीं आऊँगा, मैंने कहा। तुम इत्मीनान से जा सकती हो। नाजो के जाने के बाद मैंने सीधा जम्मन खाने का रुख किया। वहाँ जिम्मी अपने किसी किराएदार के 2 कबूतर मारकर नोशे जान कर रहा था। क्योंकि माले मुफ्त था, इसलिए उसने मुझे भी पेशकश कर दी, जो मैंने मुस्तरद कर दी। मैं हराम के कबूतर नहीं खाता। कम से कम मुर्ग तो होना चाहिए। एक शख्स मुर्गाबियाँ भी पाल रहा है। जिम्मी हंसा। नाश्ते में अंडे का मसला हल हो जाएगा। ये रहे तेरे लाख रुपए। मैंने लिफाफे से गड्डी निकाल कर 1000 के 100 नोट उसके सामने रख दिए। वो दंग रह गया। इतनी जल्दी? हाँ, क़यामत से पहले अदा कर दिए, मैंने हंसकर कहा और वहाँ से निकल गया। शन्नो अब मेरी इतनी मिजाज शनास हो गई थी कि इशारे से समझ जाती थी कि मैं उसे रकम मांगने के लिए बुला रहा हूँ, रोमांटिक मूड में हूँ, या उसे रकम वापस करनी है मास सूद के। अव्वल 2 सूरतों में वो खैबर मेल की तरह ताख़ीर से आती थी, लेकिन आखिरी सूरत में वो नाइट
कोच की तरह वक्त पर आ जाती थी। इस बार भी ऐसा ही हुआ। वो फ़ौरन आ गई थी। मैंने उसकी आती दुखी सूरत बना ली। शन्नो, मामला ख़राब हो गया। वो 10,000 भी गए। मेरा ख्याल था कि वो बरहम हो जाएगी, लेकिन खिलाफत वक्त उसने उल्टा मुझे तसल्ली दी। चलो कोई बात नहीं, अगर 10 दफ़ा फ़ायदा होता है तो एक दफ़ा नुकसान भी बर्दाश्त कर लेना चाहिए। नाज़ो की हरकत से मुझ पर जो अफसरदगी तारी हो गई थी, शन्नो की बात सुनकर गायब हो गई। और मारे खुशी के मैंने एक काबिल सेंसर हरकत की तो शन्नो लाल हो गई। उसने घबरा कर चारों तरफ देखा और बिगड़ के बोली, ये क्या बदतमीज़ी, ये वाली। मैंने दोबारा वही हरकत की और उसके हाथ में लिफाफा थमाकर दौड़ गया था। इससे पहले कि शन्नो कोई जवाबी कार्रवाई करती, मुझे यकीन था कि लिफाफा देखकर उसकी खफकी ख़त्म हो जाएगी। मोहब्बत करने वाले एक दूसरे की छोटी मोटी ख़ताएँ माफ़ कर ही दिया करते हैं। दोस्ती भी इसी ज़मरे में आती है। नाज़ो को मालूम नहीं था कि बिल्कुल असली मालूम होने वाला वो पिस्तौल दरअसल नकली था। जलील मियाँ को इस दफ़ा का अपना एडवेंचर नाज़ो के साथ करना बहुत महंगा पड़ा। आखिर में उसके हाथ कुछ भी नहीं आया। वो इतना ही उससे ले पाया जितना उसने ख़र्च किया था, और वो चाहता तो नाज़ो की उस ब्लैकमेलिंग में ना आता जो उसने रिवॉल्वर तान लिया था, क्योंकि वो रिवॉल्वर नकली था और जलील ये बात जानता था। लेकिन उसने दोस्ती को मद्देनज़र रखते हुए नाज़ो की उस धमकी को मान लिया और ख़ामोशी से वो रकम उसके हवाले कर दी। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। जलील मियाँ और नाज़ो का ये एडवेंचर, इसमें राजा शामिल नहीं था। इस दुआ के साथ मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त कि जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, मेरी वीडियोस को देखते रहें, उन्हें लाइक करते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने खेबान।